हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये है हमारा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 4। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके हेल्प से मनी के डिमांड और मनी के सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। और ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में कुछ भी इम्बैलेंस हो गया ना, तो या तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी या फिर चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाइए सबसे नीचे, इकोनॉमिक थियरी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, चलिए वो देखते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट्स द कॉन्शियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी which bring about changes in the stock of money, source generation of money and cost of money। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। और ये स्टेप कौन लेता है? तो ये स्टेप लेता है मॉनेटरी अथॉरिटी। और इस स्टेप को लेने से किस किस जगह पे चेंजेस आता है? तो मनी के स्टॉक में चेंज आता है, जहाँ से मनी जनरेट होता है वहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं, और मनी के कॉस्ट में भी चेंज आता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। और यहाँ पर दो डेफिनेशन दिए हुए हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। सो द सेकंड डेफिनेशन ये कहता है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है, ये एक क्या है, ऐसी पॉलिसी है जिसके हेल्प से हम मनी के सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये करता कौन है? अपेक्स बैंक करता है। और ये करता क्यों है ये काम, यानी मॉनेटरी पॉलिसी करने की ज़रूरत क्या है? ताकि हमारी कंट्री अपने इकोनॉमिक गोल्स को इजीली अचीव कर ले। तीसरा देखिए, सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसे कौन करता है? अपेक्स बैंक करता है। यानी हमारे इंडिया में कौन ये पॉलिसी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेन मोटिव क्या है करने का? ताकि मनी का जो सप्लाई है उसे कंट्रोल में रखा जाए। और जब मनी के सप्लाई को हम कंट्रोल में रखेंगे तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक रहेगी, हमारी इकोनॉमी ठीक रहेगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी। इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये मॉनेटरी पॉलिसी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी क्या क्या उपकरणें होती हैं। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव मेजर, उसमें पहला आता है बैंक रेट। यानी मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है बैंक रेट। देखिए, जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो आरबीआई से कुछ पैसे उधार में लेते हैं, और वो जिस रेट पे पैसे उधार लेते हैं ना, उसी रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। अब देखिए, अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक लोग क्या करेंगे? कम पैसा लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो पैसा लेके क्या फ़ायदा भाई, तो कम पैसा लेते हैं। अब ये कमर्शियल बैंक ही कम पैसा लेती है तो वो अपने बैंक में लोन भी तो कम देगी। तो क्या होता है पता है आपको? मनी का सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और अब बैंक के पास तो पैसा भी कम है तो वो क्रेडिट क्रिएशन भी कम करती है। क्रेडिट क्रिएशन कम करती है, फिर से मनी का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, और इन्फ्लेशन को हम अपने ग्रिप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिमाग देखिए, क्या मतलब मस्त है यार। अब देखिए, जब भी मनी का सप्लाई ज़्यादा होने लगता है ना एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तब महंगाई हो जाती है। लेकिन जब मनी की सप्लाई उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, देन इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन, या फिर आप इसे डिप्रेशन भी कह सकते हो। अब इस टॉपिक में कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला देखिए क्या है, जब कोई भी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देती है तो उसको कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। और जब भी कोई बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखती है तो उसको कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। अब ये जो आरबीआई है ना, पहले बैंक रेट की हेल्प से ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती थी, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती थी, लेकिन अब चेंज कर दिया है। अब ये क्या यूज़ करते हैं पता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से देखेंगे, तो चलिए वो देखते हैं।
तो सेकंड है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए, जब भी कोई कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए लेकिन सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, आरबीआई के पास जाते हैं और अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ बेच देते हैं और बदले में पैसे ले लेते हैं। और जब वो लोग बदले में पैसे लेते हैं ना, तो आरबीआई को प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ दिन बाद वापस आएंगे और आपके पैसे इस रेट पे आपको लौटा देंगे। तो वही रेट जो होता है उसको कहते हैं रेपो रेट। एग्जाम्पल से समझिए कि कोई बैंक है, उसको 5 लाख रुपया चाहिए, वो आरबीआई के पास गई, 5 लाख रुपया आरबीआई ने उसे दे तो दिया, बदले में इस बैंक ने क्या किया, अपना कुछ सामान गिरवी में उसे दे दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा, भाई तुम्हें ये रेट पे बाद में आके मुझे पैसे चुका देने हैं। तो वो जो रेट होता है उसको कहते हैं रेपो रेट। अब देखिए, रेपो रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कम करने में। तो जब भी कोई बैंक उनके पास आती है ना पैसे लेने, तब वो लोग सडनली अपना रेपो रेट बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि जब तुम बाद में हमारे पैसे लौटाओगे तो तुम्हें अब इतने रेट पे पैसे लौटाने होंगे। अब ये कमर्शियल बैंक वाले डर जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे कि अब या तो कम ही बोरो करेंगे या फिर बोरो करेंगे ही नहीं। अब वो लोग कम पैसा बोरो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो जिसको भी लोन देंगे एकदम हाई इंटरेस्ट पे देंगे, तो अब वो लोग भी लोन लेना बंद कर देंगे। तो क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये रेपो रेट तो ठीक है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट मीन्स होता है जब आरबीआई को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और वो कमर्शियल बैंक के पास चल के जाता है, अपने सिक्योरिटीज़ उन्हें दे के कुछ बदले में पैसे ले लेता है, तब कमर्शियल बैंक वाले इन्हें कहते हैं कि भाई आपको हमें इस रेट पर पैसे लौटाने हैं, तो उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। पर हमारी आरबीआई बहुत स्मार्ट है, वो रिवर्स रेपो रेट का भी यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। अब आरबीआई क्या करती है कि बहुत सारे बैंक के पास जाके उनके सारे पैसे ले लेती है और सिक्योरिटीज़ उन्हें दे देती है। बैंक के पास तो अब पैसा बचा ही नहीं उन लोगों के पास, तो अब वो लोग लोन कहाँ से देंगे, और लोन नहीं देंगे तो क्या होगा, मनी का सप्लाई कम होता जाएगा, मनी का सप्लाई कम होता जाएगा तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। अब देखिए, कभी कभार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है बहुत सारे बैंक्स को, तो वो लोग करते क्या है, सिंपली जाते हैं आरबीआई के पास और पैसा मांगते हैं। लेकिन अब उन्हें कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है, तो ये क्या करता है पता है, आरबीआई एकदम हाई रेट पे देता है, और ये जो रेट है ना, ये रेपो रेट से भी ज़्यादा होता है। फोर्थ है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से हर कमर्शियल बैंक को कैश रिजर्व बनाना ज़रूरी से ज़रूरी है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो बनाने का जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न है, वो ये है कि जब बैंक को कभी इमरजेंसी में किसी को पैसे लौटाने हुए, तब वो इन रिजर्व का यूज़ कर सकती है। लेकिन इसे भी इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। देखिए वो कैसे, तो जब आरबीआई ये कह देगी कि अब आपको कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा परसेंट में बनाना है, यानी कि अगर आपके पास 5,000 रुपया डिपॉजिट है तो उसमें से कम आप 30% रुपया एज अ रिज़र्व रखो, तो 30% कितना ज़्यादा हो गया। तो अब वो लोग ने 30% पैसा रिज़र्व के फॉर्म में रख दिया, तो वो लोन कैसे देंगे, लोन तो वो बचे हुए पैसे में से ही देंगे, यानी कि लोन कम देंगे। लोन कम देंगे तो क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन कम होगा, मनी का सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। फिफ्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। अब देखिए, सीआरआर के अलावा यानी कैश रिजर्व रेशियो के अलावा ये भी आरबीआई का एक रूल है कि सारे बैंक को कम से कम अपना 25% जो डिपॉजिट है वो किस चीज़ के फॉर्म में रखना है, कैश के, गोल्ड के, या फिर कुछ सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखना है। अब अगर बैंक 25% अपना टोटल डिपॉजिट इन फॉर्म्स में रखेगी, यानी कि अब वो लोग लोन कम दे पाएंगे। लोन कम दे पाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सिक्स्थ है ओपन मार्केट। अब देखिए, आरबीआई क्या करती है, कभी कभार ओपन मार्केट में आ जाती है और अपने सिक्योरिटीज़, अपने बॉन्ड्स सब बेचने लगती है, बेचती है या फिर खरीदती है। अब देखिए, अगर आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने लगी
तो इससे क्या होगा कि उनके सिक्योरिटीज़ किसके पास आ गए, आरबीआई के पास आ गए। सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि मनी में डिप्रेशन यानी कि जो सस्तापन है वो कम हो जाएगा। और इन द केस अगर आरबीआई ने बेचना शुरू कर दिया अपने बॉन्ड, अपने सिक्योरिटीज़, तो सब लोग खरीदने लगेंगे और सारे पैसे आरबीआई के पास आने लगेंगे। मनी का सप्लाई कम होगा, मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम होगा और इन्फ्लेशन कम होगा। तो याद रखना, जब आरबीआई खरीदती है बॉन्ड तो क्या होता है, डिप्रेशन कंट्रोल होता है, लेकिन जब बेचती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। 7th, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आने लगते हैं तब आरबीआई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सोचते हैं हम क्या करें। तो वो लोग क्या करते हैं, ओपन मार्केट में आ जाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने लगते हैं। और ये काम किस लिए वो लोग करते हैं, ताकि जितने भी एक्सेसिव इनकम आ गए हैं लोगों के पास वो वापस से आरबीआई के पास आ जाए। इसके पीछे मेन रीज़न ये है ताकि आरबीआई हमारा बैलेंस शीट टैली कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि आजकल लोग इतना ज़्यादा बोरो कर रहे हैं तो उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो कुछ स्टेप्स लिए हैं आरबीआई ने। सबसे पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब देखिए, बैंक जिसको भी लोन दे रही है ना, तो बैंक को ये इंश्योर कर लेना है कि वो पर्सन बाद में पैसे रिटर्न भी कर दे। तो इसके लिए बैंक वाले क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं उनकी तरफ से। तो अगर वो लोग पैसे नहीं भी चुका पाए तो सिक्योरिटी को बेच के वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे कंट्री के सारे सेक्शन के लोगों के लिए अलग अलग रूल है। अगर कोई पुअर फार्मर है तो उसको ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं लेकिन बदले में सिक्योरिटी कम ले सकते हैं। लेकिन कोई अगर बहुत अमीर बंदा है तो उससे हम कम पैसे भी दे रहे हैं लेकिन हमें सिक्योरिटी ज़्यादा ले लेना है। सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये हमने अभी ही पढ़ा। तो देखिए, आरबीआई क्या करता है, एक मार्जिन सेट करता है। मतलब अगर आप एक घर के लिए लोन ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा पैसे लोन में ले रहे होंगे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो बदले में आपको कुछ ऐसा सिक्योरिटी भी तो देना पड़ेगा। क्या पता आपको अपने पुराने घर के कागजात देने पड़ेंगे ऐसा सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप मार्जिन देख रहे हो, मतलब अगर आपको ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ चाहिए लोन में, यानी ज़्यादा पैसा चाहिए, तो बदले में सिक्योरिटी भी कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। थर्ड है सीलिंग ऑन क्रेडिट। कभी कभार जब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तब आपको अपनी छत भी गिरवी रखनी पड़ सकती है। फोर्थ है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अब आरबीआई क्या करती है, सभी लोगों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती है। अगर कोई गरीब बंदा आया तो उसको कम रेट पे भी ज़्यादा पैसे ये लोग दे सकते हैं, लेकिन कोई अमीर बंदा आया तो उसको ज़्यादा रेट पे भी कम पैसा देंगे। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4। फिर मिलेंगे एक अगले फ्रेश वीडियो में, वो होगा चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आओ जो।